अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नाज़ली हमीद है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और तमाम जो गायनी ऑप्स के शोबे हैं उनके साथ डील करी हूँ, लेकिन मेरा स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यूरोगायनोकोलॉजी है। पेशाब से रिलेटेड मसाइल का ट्रीटमेंट, बांझपन का ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी, मिनिमल एक्सेस सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये मेनली एरियाज़ हैं जिनको हम डील करते हैं। यूरोगायनी के हवाले से मैंने पहले भी अपनी वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कराई है। उसमें सिर्फ मैं इतना बताना चाहूँगी कि अपार्ट फ्रॉम जो प्रोसीजर्स हम पहले करते रहे हैं, जो हमने नया उसमें चीज़ ऐड की है वो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं या कॉस्मेटिक यूरोगायनोकोलॉजी है, जिसमें हम लेज़र ट्रीटमेंट अब कर रहे हैं। और लेज़र ट्रीटमेंट में हम जिन पेशेंट्स का डिलीवरी के बाद जिस्म ढीला हो जाता है बहुत ज़्यादा, या लटकना शुरू हो जाता है, या जब ख़वातीन एक ख़ास एज को, सन्यास को, मेनोपॉज को क्रॉस करती हैं, उसके बाद जो उनका जिस्म खुश्क होकर वहाँ पर उनको बार बार तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, इचिंग या इरीटेशन और बार बार इन्फेक्शंस होना, तो उसको हम बग़ैर सर्जरी के अब उसके साथ ट्रीट कर सकते हैं। और इसी तरह पेशाब लीक होने की बीमारी को भी हम सर्जरी के बग़ैर लेज़र के साथ ट्रीट कर सकते हैं। सो ये तो मैंने सिर्फ जस्ट टचिंग ऑन दैट कि जिस बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे बात की है, लेकिन आज मैं मेनली आपसे बात करना चाहूँगी कि बांझपन के हवाले से हम क्या काम कर रहे हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमने पहले ये मालूम करना होता है कि ये वजह क्या है इसकी इनफर्टिलिटी की। बग़ैर वजह मालूम किए सिंपली मरीज़ को किसी भी दवाई पर डाल देना एक हिट एंड ट्रायल है मेथड है, जो कि कामयाब भी हो सकता है और जो कि नाकाम भी हो सकता है। और उसके मसले ये हैं कि उसमें साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पेशेंट को आप दे रहे हैं बग़ैर जाने हुए कि जो ट्रीटमेंट आप उसको दे रहे हैं वो ठीक भी है या कि गलत। नंबर 2 बात ये कि वो कपल का आना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बहुत पेशेंट्स इस तरह के आते हैं जिसमें हस्बैंड कोऑपरेट नहीं कर रहा होता कि जी हस्बैंड आना नहीं चाहते, या उन्होंने एक टेस्ट कहीं से करवा लिया हुआ है और उन्होंने मुझे बताया है कि वो टेस्ट बिल्कुल ठीक है और अब जो भी ट्रीटमेंट है वो वाइफ का ही होना है। तो ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि एक तो ये कि कपल का ट्रीटमेंट है। नंबर 2, एक कपल की एक अपनी प्राइवेसी है। ज़रूरी नहीं कि सबको फैमिली में पता हो कि आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जब आप करा रहे होते हैं तो वो बजाते खुद एक स्ट्रेसफुल अमल है। और जब आप सबको बताना शुरू कर देते हैं, घर के हर फर्द को पता है और हर महीने वो हर कोई आपसे पूछ रहा है कि अच्छा कामयाबी हुई कि नहीं हुई, कामयाबी हुई कि नहीं हुई, सो दैट बिकम्स मोर स्ट्रेसफुल। और ये स्ट्रेस जो है आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस क्रिएट करती है और उसकी वजह से भी बसा औकात पेशेंट्स नहीं प्रेग्नेंट हो रहे होते। फिर हमने मेनली आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या वजह है, और उसको मेनली 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक बड़ा ग्रुप ये है कि जी मेल फैक्टर है क्या इनफर्टिलिटी का, तो हस्बैंड का एक फैक्टर। फिर जब हम वाइफ की तरफ आते हैं तो वाइफ में हम मेनली जो 2 कैटेगरीज़ की बात करते हैं कि क्या एग जो है वो ठीक बन रहा है, ओवुलेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है। नंबर 2 ये कि ट्यूबल फैक्टर तो नहीं है, यानी एग ने और स्पर्म ने, यानी खावन और बीवी के जरासीम ने जिस जगह पे मिलना है एक दूसरे के साथ, क्या वो ट्यूब्स खुली हैं कि बंद हैं, ठीक है। इसके अलावा जिस माहौल में प्रेगनेंसी हो रही है, यानी पेल्विस में, उसमें कोई और डिजीज़ तो मौजूद नहीं है, मसलन एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। सो हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। इसके अलावा और जैसे हार्मोनल टेस्ट हैं जो हम करते हैं, जो इन चीज़ों पर असरअंदाज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर थायराइड है, थायराइड ग्लैंड को आप डायरेक्टली समझ रहे होंगे कि ये इनफर्टिलिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी थायराइड प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही होती है। या प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, वो डिरेंज हो जाता है। आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत कॉमन है। सो ये आमतौर पे ओवुलेटरी डिसफंक्शन करती है, यानी एग बनने में प्रॉब्लम होती है। सो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जब तक हमें ये नहीं पता कि इसमें से क्या चीज़ गलत है, तो हम उसका सही ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है जैसे आप एक ट्रैफिक सिग्नल पे पहुंच गए हैं और आप देख ही नहीं रहे कि लाल बत्ती ऑन है, सब्ज़ ऑन है या पीली बत्ती ऑन है, और आपको ये नहीं पता कि आपने इस चौक से राइट टर्न लेना है या लेफ़्ट टर्न लेना है, और आप सोचते हैं कि चले आज का दिन मैं राइट टर्न लेकर देख लेती हूँ, हो सकता है मैं अपनी ठीक जगह पे पहुँच जाऊँ। सो बग़ैर डायग्नोसिस के इलाज करना बिल्कुल इसी तरह से है। सो जब आप डायग्नोस कर लेते हैं तो उसके बाद आप उस कॉज के मुताबिक ट्रीट करते हैं। ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात हमें कोई भी कॉज नहीं मिलता, तो उसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी एक ख़ास टाइम तक जब पहुंच जाती है, या आपको कॉज आइडेंटिफाई हो गया है और आप उस कॉज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं कपल को, और उसका आपने एक टाइम लाइन डिफ़ाइन की हुई है कि जी हमने इतने टाइम तक ये ट्रीटमेंट देनी है। मिसाल के तौर पे आपको पता चल गया कि ये पेशेंट सही ओवुलेट नहीं कर रही, आपने ओवुलेशन इंडक्शन डिसाइड किया कि हमने इसको हर महीने अंडा बनाने वाली दवाई देनी है। तो ऐसा नहीं है कि वो लामहदूद मुद्दत तक चलती ही चली जाएगी, अब वो मरीज़ साल वही खाती रहेगी।
नहीं, जो इंटरनेशनल हमारे जो गाइडेंस के इदारे हैं उन्होंने इन सब की डेडलाइंस रखी हुई है कि जी ठीक है आप 6 मंथ्स तक ओव्यूलेशन रिडक्शन दे सकते हैं, या बहुत मुश्किल हो गई तो आप 12 महीने तक दे सकते हैं। बियॉन्ड दैट इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आउटवे करना शुरू कर देते हैं इनके फ़ायदों को। और सेकेंडली ये कि फिर ये एक इंडिकेशन है कि शायद आपने जो कॉज आइडेंटिफाई किया है, मुमकिन है सिर्फ यही एक कॉज ना हो, उसके माइक्रो एनवायरनमेंट में जो आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि जो कि उसके साथ इंटरफेयर कर रही है। फिर वहाँ पे स्टेज आ जाती है कि जहाँ पे हम पेशेंट को टेस्ट ट्यूब बेबी या असिस्टेड कंसेप्शन की तरफ लेके जाते हैं। असिस्टेड कंसेप्शन में भी आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हम पेशेंट की जनरल कंडीशन पहले ऑप्टिमाइज़ करते हैं। असिस्टेड कंसेप्शन का ये मतलब नहीं है कि यू जस्ट वॉक इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन विद असिस्टेड कंसेप्शन एंड यू गो होम विद अ बेबी। नहीं, वहाँ पे भी आपने पहले पूरी अपनी असेसमेंट करानी है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है मिसाल के तौर पे, तो हम आपका पहले वज़न कंट्रोल करते हैं। अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे मैंने थायराइड और प्रोलैक्टिन वगैरह की बात की, तो आप पहले उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो आप उस कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। मेल फैक्टर है कोई तो उसको एड्रेस करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हस्बैंड में जरासीम बन ही नहीं रहे, जो सीमन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका हम पहले बायोप्सी लेके स्पेसिमन उसके हस्बैंड के टेस्टिस से ही बायोप्सी लेके उसमें से डायरेक्टली स्पर्म्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर वो स्पर्म्स एक्सट्रैक्ट हो जाएं तो फिर हम टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाते हैं। सो ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उसमें भी दर्जा बदर्जा हमने चलना होता है, नंबर 1। और नंबर 2, हर पेशेंट के लिए एक ब्लैंकेट सक्सेस रेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 35 से 40% ए के लिए भी है, बी के लिए भी है और सी के लिए भी है। आपके जब तमाम टेस्ट हो जाते हैं तो आपका एक इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनलाइज्ड सक्सेस रेट, अप्रॉक्सीमेट सक्सेस रेट आपको दिया जाता है, जो कि आपकी एज, आपके हार्मोनल लेवल्स, ख़ास तौर पर जैसे आपका AMH लेवल है उसके मुताबिक उसको मद्देनज़र रख के दिया जाता है। सो यस, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में IVF ICSI हम कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस तरह से हैं कि अगर हम 100 कपल की ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें से 35 कपल अगर घर पे बेबी लेके जा रहे हैं तो हमारे लिए वो सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, सक्सेस रेट, क्योंकि ये इंटरनेशनल रेट्स के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन हाँ, जब आप पेशेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो जो पेशेंट कामयाब हो गया उसको लगता है कि मेरे लिए तो 100% कामयाबी हो गई है, और जो पेशेंट नाकाम हो गया है उसको लगता है कि मेरे लिए 100% नाकामी हो गई है। तो एक्सपेक्टेशंस जब आपने रखनी है अपनी, तो आपने अपने इंडिविजुअलाइज रिस्क फैक्टर्स को जहन में रख के रखनी है। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होंगी तो ऑब्वियसली आप उसको एक्सेप्ट करना आपके लिए आसान होगा और उसके साथ कोऑपरेट करना आपके लिए आसान होगा। मोर ओवर हम जेंडर बैलेंसिंग भी करते हैं, फैमिली बैलेंसिंग। वो हम उस सूरत में करते हैं कि जैसे अगर आपके पहले 2 बेटियां हैं और अब आप चाहते हैं कि जी बेटा हो जाए, या पहले आपके 2 बेटे हैं और आप चाहते हैं कि बेटी हो जाए, सो इस फॉर्म में हम उसे एथिकली एक्सेप्टेबल समझते हैं और हम उसको सपोर्ट करते हैं। पर इस तरह से कोई कपल आके कहे कि नहीं हमने तो चाहिए ही सिर्फ बेटा, हमें बेटे ही चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए, तो देन उसमें थोड़े से एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। और उसके अलावा अगर किसी कपल की रिपीटेडली IVF साइकिल्स हुई हैं और वो नाकाम हुई हैं तो फिर हम उसमें अब फर्दर मूव करते हैं आगे टुवर्ड्स प्रीनेटल जेनेटिक डायग्नोसिस, फॉर एग्जांपल ERA, एंडोमेट्रियल रिसेप्टर रिसेप्टिविटी एसेस वगैरह। तो ये हम आगे फिर उसके आगे मज़ीद टेस्ट हैं कि अगर किसी पेशेंट का ICSI भी अगर फेल होता है तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। वो माइक्रो फैक्टर्स हैं जो मतलब बहुत कम पेशेंट्स में जाके आपको फाइनली वो करने पड़ते हैं कि ठीक है यह कपल है जिसको हमने ICSI का भी ट्रायल दिया है और अपनी तरफ से हमने तमाम फैक्टर्स को एड्रेस किया है। उसके बावजूद या तो प्रेगनेंसी हो नहीं रही या हो जाती है और मिसकैरेज हो जाता है बार बार, तो उसको मज़ीद आगे से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। फिर जिन पेशेंट्स में सर्जरी की इंडिकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलिप्स हैं एंडोमेट्रियल कैविटी में जो इम्प्लांटेशन को रोक रहे हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोमास बने हुए हैं, तो आपको उसके लिए ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट को आपको मिनिमल एक्सेस सर्जरी करनी पड़ रही है, लेप्रोस्कोपिक या हिस्टेरोस्कोपिक, तो आप उस ग्रुप में उस पेशेंट को डालते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हस्बैंड का प्रॉब्लम है तो हम उसमें ये देखते हैं कि क्या स्पर्म्स बन रहे हैं और वो जेनिटल ट्रैक्ट में ही रह जाते हैं, जिस सूरत में हम सिर्फ उनको एस्पिरेट कर लेते हैं, या कि स्पर्म बन रहे हैं और वो जेनिटल ट्रैक्ट में भी नहीं आ रहे, वो सिर्फ टेस्टिस में रह गए हैं, तो हम सिर्फ बायोप्सी करके उनको निकालते हैं। सो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इनफर्टिलिटी कहने को सिर्फ एक टर्म है, लेकिन उसका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है और उस स्पेक्ट्रम को जब तक हम समझेंगे नहीं और जब तक हम उसके मुताबिक आपको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। सो
एक अच्छे इदारे में आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जब आते हैं तो वहाँ का फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि वो इदारा गियर्ड होता है टुवर्ड्स दैट ट्रीटमेंट। हर एक को पता है कि जी ये वर्कअप है जिससे हमने गुजरना है और हमने ये करना है। कोई भी अच्छा इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का इदारा अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हर एक को ये प्रेफरेंसेस पता है कि हमने इस तरह से चलना है। एक जनरल प्रैक्टिशनर जो एडवाइस दे रहा है या एक जनरल गायनोकोलॉजिस्ट अगर एक एडवाइस दे रही है तो उसकी एक अपर लिमिट है। वो जितना भी काबिल डॉक्टर होगा, वो जितनी भी काबिल गायनोकोलॉजिस्ट होगी, अगर वो उस एनवायरनमेंट में नहीं बैठी जहाँ पे कि उसको ये लेबॉरेटरी बैकअप अवेलेबल है, ये तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि वो आपको ऑफ़र कर सकती है, तो ऑब्वियसली वो उसकी लिमिटेशन है। चाहे वो जितना भी अच्छा डॉक्टर हो, वो जितना भी काबिल डॉक्टर हो, तो इसके लिए इन ट्रीटमेंट्स के लिए आपका किसी इदारे से ऐसे मुंसलिक होना जहाँ पे आपको ये बैकअप फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो इसलिए कि मैं आपको वो ट्रीटमेंट ऑफ़र कर सकती हूँ, सेकेंडली हर बंदा मेरे डिपार्टमेंट में समझता है कि जी ये ट्रीटमेंट जब मैं आपको दे रही हूँ तो इस ट्रीटमेंट के दौरान आपको क्या सपोर्ट चाहिए। कोऑर्डिनेशन होती है जो आपको पूरा आपके साथ लेज़ ऑन रखती है कि जी आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डे टू डे आपकी मॉनिटरिंग होती है, आपको साथ के साथ बताया जाता है। सो बेसिकली आज मेरा आपसे बात करने का यही मकसद था कि मैं आपको ये बताऊं कि हम इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से एड्रेस करते हैं। और मेन मैसेज जो टेक होम मैसेज है इसमें यही है कि पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस के बाद पर्सनलाइज्ड प्लान होता है जो हर पेशेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपने वो अच्छी तशख़ीस के बाद, अच्छे डायग्नोसिस के बाद किया है तो आपका सक्सेस रेट बहुत बेहतर हो जाता है, बजाय इसके कि आप ब्लाइंडली वो ट्रीटमेंट दें। और साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल भी लिमिट हो जाता है क्योंकि आप अननेसेसरी ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट को एक्सपोज नहीं कर रहे। थैंक यू वेरी मच।